Good morning students. Today we are going to continue chapter 6 of political theory, that is development. In last video we have discussed about two meanings of development. One is narrow and another was broad meaning. Today we will discuss about the Indian model of development and some critiques of it. So students, without wasting our time, we are going to start from the Indian model of development. Actually students, इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, देखो सबकी ये इच्छा होती है कि हमको भी बहुत रिच होना है, वेल डेवलप्ड होना है, हमारे यहाँ पर भी हर जगह प्रॉस्पेरिटी हो। तो उसके लिए वेरियस कंट्रीज़ जो हैं वो अपना एक डेवलपमेंट का मॉडल चूज़ करती हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी कि कितने मॉडल हैं डेवलपमेंट के। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने जा रही हूँ कि इंडिया ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है दैट इज़ प्लान्ड मॉडल। अब प्लान्ड मॉडल का मतलब क्या है? इसमें स्टूडेंट्स होता ये है कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपने एक कंट्री जो है वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेता है। हाइपोथेटिकली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो मान लेते हैं कि इंडिया ने 1952 टू 1957, हाइपोथेटिकली तो क्या रियलिटी भी है, इंडिया ने ये 5 इयर्स के लिए एक प्लान बनाया और उस प्लान को नाम दिया उन्होंने फर्स्ट प्लान। ठीक है, इस फर्स्ट प्लान के अंदर इंडिया ने इस 5 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड, इसके लिए अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए कि हम यहाँ पे डैम बनाएंगे, कितने किलोमीटर्स तक हम रेलवेज एस्टैब्लिश करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जो भी रेलवे ट्रैक्स हैं या फिर रोड्स हम कहाँ तक बना पाएंगे। तो इस 5 ईयर का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए इंडिया ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए और इसमें कोशिश की जाती है कि आप इन ऑब्जेक्टिव्स को विद इन दिस टाइम पीरियड आप गेन कर लें और कंप्लीट कर लें जो भी प्लान्स आपने डिसाइड किए हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके बारे में देखें। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जनरली आप अगर कोई प्लान बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए आपने कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया है, हाइपोथेटिकली आपको सिलेबस कंप्लीट करना है आपका, और आपने अपने लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं किया, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। ह्यूमन बींग्स हमको लगता है करनी ही तो है, कभी भी कर लेंगे, इस साल नहीं तो अगले साल कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब आप टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हो, अपने सामने एक टारगेट रख लेते हो कि मुझे इस टाइम तक वो कंप्लीट करना है, तो इंटरनली भी आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो आपको प्रेशराइज करती है कि आपको गेन करना है। तो सबसे पहला तो ये मोटिवेट करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जनरली क्या होता है कि आपका जो भी बजट है उसका एलोकेशन अगर 1 ईयर के लिए हो रहा है, तो 1 ईयर में तो बजट का एलोकेशन, जो बजट डिमांड करते हैं ना, आपको लगता है कि बजट तो फरवरी में रखा जाता होगा और फरवरी में जैसे ही बजट पास हुआ और गवर्नमेंट को पैसे मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बजट इवन तो फरवरी में रखा जाता है, लेकिन बजट वो मिलने में, वो जो भी डिमांड्स हैं उनकी, वो मिलने में, वो एलोकेट होने में उनको अराउंड 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि पार्लियामेंट से हमको इतना पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं कि फरवरी में बजट रखा, बजट पास हो गया, उनको पैसा मिल गया, ऐसा नहीं होता है। अराउंड 2 to 3 मंथ्स उनको लग जाते हैं। तो 1 साल की तो आपने अपनी कुछ प्लानिंग की है, उसमें भी 3 महीने जो हैं वो तो आपको आपकी बजट एलोकेशन में लग गए। तो आप कब एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप कंप्लीट कर पाएंगे? मान लो आपको भाखड़ा नागल डैम बनाना है, टाइम लगेगा। बोकारो स्टील प्लांट एस्टैब्लिश करना है, टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि 5 to 10 ईयर्स लेते हैं और उसके लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और ये दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट्स आते ही हमारे कहीं प्लान्स ख़त्म ना हो जाएं, इस वजह से भी डिसाइड किया गया है कि प्लान्ड इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो कंपैरेटिवली बेटर है। सोवियत यूनियन से हमने इसको अडॉप्ट किया था, सोवियत यूनियन में सक्सेसफुल भी रहा था। इस वजह से हमारा थोड़ा जो हमारा जो भी इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टूवर्ड्स सोवियत यूनियन। तो हमारी, चाहे आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखें, चाहे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी देखें, वो अफेक्टेड थी फ्रॉम दिस वन। नेक्स्ट क्लास में इसको लेकर एक पूरा चैप्टर रहेगा, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है, आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं उन सबको कवर करने वाली नहीं हूँ। हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे इस प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल है, हमने इसको अडॉप्ट किया विथ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया का जो फर्स्ट मॉडल आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहा।
हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या करना चाहा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले तो स्टील, आयरन, इन सब की। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इंफ्रा बिल्ड करने की। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहा। उस हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, मोटिव्स क्या थे? तो यहाँ हम लोग मोटिव्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मोटिव वाज मॉडर्नाइजेशन। एक्चुअली हम लोग मैंने कल्चरल हेजेमनी आपके साथ डिस्कस किया नहीं किया मुझे याद नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स ने एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अराउंड 150 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किया है रूल। तो वो हमको हमारी मेंटालिटी को डोमिनेट करते हैं टिल टुडे। ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं आज की डेट में भी इंडियन मेंटालिटी को डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने हमको इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक सेक्टर में भी उन्होंने हमको डोमिनेट किया, उनकी आइडियोलॉजी ने हमको डोमिनेट किया। और हम जैसे ही लिबर्टी मिली, इंडिपेंडेंस हमको मिली, हमने क्या सोचा कि हमको कैसा बनना है? वी वांट टू बी लाइक वेस्ट और द वेस्टर्न कंट्रीज। हमको वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनना है। अब वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारे यहाँ पे भी कर लो। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था दैट वाज मॉडर्नाइजेशन एंड टू बी लाइक द वेस्ट। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हमको वेस्टर्न कंट्रीज जैसा डेवलप्ड बनना है। अनदर पॉइंट इज टू ओवरकम फ्रॉम पुअर्टी। एज वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, नंबर ऑफ रीजंस वर देयर। लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न भी था कि इंडिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे? ड्यू टू प्रॉस्पेरिटी। लेकिन 1947 तक आते आते इंडिया में प्रॉस्पेरिटी तो कम बची, कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, कम्युनल हेट्रेडनेस बहुत ज़्यादा आ गई। अब ब्रिटिशर्स को इंडिया में कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं तो वो यहाँ से चले गए। लेकिन बाई प्रोडक्ट और द रिटर्न गिफ्ट वाज पुअर्टी, इलिटरेसी। मैंने आपको पहले बताया था कि 1947 में इंडिया की फीमेल लिटरेसी रेट जो थी दैट वाज 2% ओनली। 1947 इंडिया की फीमेल लिटरेसी रेट वाज 2% ओनली। तो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम थी, एक्सट्रीम पुअर्टी थी, मैल न्यूट्रिशन से हम लोग सफ़र कर रहे थे, फूड पॉइजनिंग से सफ़र कर रहे थे, 2 टाइम का खाना हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रहा था। एज वी ऑल नो, मैंने आपके साथ डिस्कस की है ये चीज़ें कि इंडिया में टिल 1967 टिल ग्रीन रेवोल्यूशन वी यूज्ड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम अमेरिका एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो पुअर्टी को मिटिगेट करना, पुअर्टी से ओवरकम कर पाना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था ऑफ डेवलपमेंट। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स कुछ कॉमन पॉइंट है जो कि आप अगर अमेरिका में भी होते और अमेरिका में भी पूछा जाता व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमेरिकन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तो आप उसमें भी लिख सकते थे। तो दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स। ये हम क्रिटिसाइज़ करें अगर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है कि डेवलपमेंट का जो ये मॉडल अडॉप्ट किया इंडिया ने या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो डेवलप कर रहे हैं एक्सेप्ट द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मतलब कुछ कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ। अब स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या होता है ये आप खुद सर्च करें, गूगल पे सर्च करके भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हो। इनके बारे में अगर अपन देखें तो यहाँ पे थोड़ा सी ग्रीन मॉडल डेवलपमेंट का अडॉप्ट किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डेवलपमेंट का जो मॉडल अडॉप्ट किया है उसके बेनिफिट्स तो हैं लेकिन उसकी डीमेरिट्स ज़्यादा हैं। डीमेरिट्स ज़्यादा कैसे हैं कि ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हो रहा है उसकी वजह से हमारी कमिंग जनरेशन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज होंगे ही नहीं, ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट का ये मॉडल अनलिमिटेड और ओवर यूज़ कर रहा है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसके कि बहुत सारे डिमेरिट्स और बैड कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वैसे क्रिटिसाइज़ करना किसी को बड़ा मज़ेदार काम होता है। फर्स्ट पॉइंट इज डेट क्राइसिस। एक्चुअली स्टूडेंट सबसे बड़ा डेवलपमेंट के लिए आप ये मान सकते हैं क्रिटिसिज्म इसका अडॉप्ट तो कर लिया आपने वेस्टर्न मॉडल को, प्लान्ड मॉडल को, किसी और मॉडल को, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट लाइक इंडिया भी आपने कर लिया। लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए वेरियस स्कीम स्टार्ट करने के लिए
जो पुअर्टी से मिटिगेट करना है तो क्या होगा, आपको पीडीएस सिस्टम ऑपरेट करना होगा, आपको अदर सोशल सर्विसेज स्टार्ट करनी होंगी, आपको सोशल बेनिफिट्स देने होंगे कि अगर कोई वीडो है तो उनको आप पेंशन दें, अगर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए तो आप वो दें, अगर कोई भी फिजिकली डिसेबल है तो आप उनको भी दें, SC ST OBC जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी ऑफ आवर सोसाइटी हैं उनको आप रिजर्वेशन दें। भाई देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ये सारे काम करने के लिए। पैसा हमारे पास है नहीं, तो इस कंडीशन में होगा क्या, आप बोरो करोगे। ठीक है, अब आप बोरो करोगे तो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा डेट क्राइसिस, और इवेंचुअली ये डेट क्राइसिस जो है वो उस कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट होता है। आपके लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ऑफ दिस डेट क्राइसिस। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे दिस इज श्रीलंका, ये श्रीलंका का मैप है। अब वर्ल्ड मैप में श्रीलंका कहाँ है वो आप लोग खुद सर्च करें, मैं आपको सिर्फ श्रीलंका के बारे में बता रही हूँ। श्रीलंका कुछ ऐसा दिखता है, श्रीलंका का ये वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड हम्बनटोटा। एक्चुअली हुआ ये था कि श्रीलंका की जो हम बात करें ना मैं डेट क्राइसिस की, आपको डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है, मॉडर्नाइज होना है एज द वेस्टर्न कंट्रीज, आपको पुअर्टी से भी मिटिगेट करना है, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। आपके पास पैसा है नहीं तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे उधार। तो श्रीलंका ने भी सेम ऐसे ही किया था, श्रीलंका ने भी मनी बोरो किया था फ्रॉम चाइना। चाइना ने कहा कि ठीक है हम आपको मनी दे, हम आपको मनी लेंड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उस मनी से आपको यहाँ पे एक आइलैंड डेवलप करना होगा, दैट विल बी हम्बनटोटा आइलैंड। वो डेवलप करो, वहाँ से आपको कुछ रेवेन्यू मिलेगा। भी लोग जो वॉरशिप्स हैं या फिर वेरियस सबमरीन्स हैं या फिर शिप्स हैं, ठीक है, वो भी डॉक करेंगी, यहाँ पे रुकेंगी, डॉक करने का मतलब स्टे करेंगी, तो उससे वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा और वो रेवेन्यू जो है फाइनली श्रीलंका की इनकम को इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसा करके एक पूरी प्लानिंग के साथ चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया, और वो लोन देने के बाद हुआ क्या कि श्रीलंका का ये वाला पोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा वर्क कर नहीं पाया। इवन दो बहुत अच्छा पोर्ट है, बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है वहाँ पे ये है, लेकिन फिर भी ये नहीं चल पाया। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका लोन तो क्या, लोन का इंटरेस्ट भी पे करने की सिचुएशन में नहीं था, और फाइनली हुआ ये कि श्रीलंका एक डेट क्राइसिस में फंस गया। डेट क्राइसिस का मतलब ये होता है कि लोन तो क्या, आप लोन का इंटरेस्ट भी पे करने जैसी कंडीशन में नहीं होते हैं। और फाइनली हुआ ये है कि इनफॉर्मली, बहुत लंबी कहानी है वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इनफॉर्मली ये जो हम्बनटोटा आइलैंड है वो आज की डेट में चाइना की एक कंपनी इनडायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। तो डेट क्राइसिस जो है वो एक कंट्री की सॉवरेनिटी, एक कंट्री की रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी और इसके अलावा उसके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो आके उसको गेन कर सकती हैं। वो कॉलोनियल जैसा ब्रिटिशर्स ने किया था वैसे नहीं होगा, दिस इज़ नियो कॉलोनियलिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट का जो ये पूरा प्रोसेस रहा है, मैं सारी कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, सिर्फ इंडिया को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, सारी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी अडॉप्ट किया गया है ये मॉडल, उसमें सोसाइटी के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या, मान लो आपको नर्मदा रिवर है, ठीक है, और वहाँ पे आपको एक डैम बिल्ड करना है। नर्मदा रिवर आपको एक डैम बिल्ड करना है। अब डैम बिल्ड कर रहे हो, थोड़ा सी हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। दिस इज़ नर्मदा रिवर हाइपोथेटिकली, ठीक है। यहाँ आपको एक डैम बिल्ड करना है ताकि वाटर रिजर्व रह पाए। अब यहाँ पे आप अगर डैम बिल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग तो रहते ही होंगे ना, कुछ विलेजेस तो होंगे जहाँ पे लोग रहते होंगे, हैबिटेट होगा ये वाला कुछ लोगों का। तो यहाँ पे कुछ लोग रह सकते हैं, लेकिन आपको तो डैम बनाना है। अब डैम बनाने के लिए चाहिए आपको लैंड चाहिए। लैंड चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इन सब लोगों से ले लोगे इनकी ज़मीन, हमको दे दो। इसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन। आप उनसे उनकी लैंड अक्वायर कर लोगे, और अक्वायर करने के बाद होगा ये कि वो लोग हो जाएंगे डिस्प्लेस।
आपने तो यहाँ पे डैम बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो तो डिस्प्लेस हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीवियर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑफ द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, प्रेजेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस होने के बाद आपको लग रहा है ऐसा क्या है, गवर्नमेंट उनको वापस लैंड दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टिल 2001 के पहले हमारे यहाँ पर अगर गवर्नमेंट आपकी लैंड लेती है, गवर्नमेंट ने लैंड अक्वायर कर लिया आपकी, तो गवर्नमेंट आपको कब रिहेबिलिटेशन करेगी, इसको लेकर प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी कि आपको दूसरी ज़मीन कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी, या फिर इसके लिए आपको क्या कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि आपसे आपका लैंड लिया गया है। ये कोई प्रॉपर पॉलिसी इंडिया में नहीं थी। एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत लॉन्ग स्ट्रगल चला है, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया एंड 2001 में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। बात आ रही है समझ में? आपसे आपकी ज़मीन ले ली, आप अब कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट उसके लिए लायबल नहीं है, आपकी मर्ज़ी, अब आप जहाँ जाओ। और इसमें स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि दलित्स हैं और एसटी कम्युनिटी, ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी सोसाइटी के जो लोअर स्टेज पे डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, एससी एंड एसटी कम्युनिटी, वो ऑलरेडी वो डिप्राइव्ड है। आपने उनसे उनकी लैंड भी ले ली, तो उनके पास बचा क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है, बहुत बड़ा इशू रहा है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि डैम नहीं बने। डैम आर इम्पॉर्टेंट। क्यों डैम्स आर इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? कि देखो, डैम बनेगा तो लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी अश्योर हो पाएगी, इरिगेशन के लिए उनको वाटर मिल पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकेगी इसके थ्रू, जिससे कि जिस जगह पर डैम बना है उन लोगों को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जिसको भी इस नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात, क्योंकि डैम का लोगों के ऊपर ही नहीं, इन्वायरमेंट के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो आप चाहें तो सोशल मूवमेंट्स, मेरा एक वीडियो पहले अवेलेबल है, आप वहाँ पे देखें कि डैम बिल्ड होता है तो उससे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्या हो सकती है। वहाँ पे मैंने केदारनाथ डिज़ास्टर का एक एग्जाम्पल दिया है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ठीक है, पॉलिसी बन गई, लेकिन इसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिस्प्लेस्ड पीपल है, एससी और एसटी कम्युनिटी हमारी सोसाइटी की, वो कुछ भी रेजिस्ट नहीं करती हैं। हमारी सोसाइटी में जो डैम वगैरह बनते हैं उसके लिए ये कम्युनिटीज़ जो डिस्प्लेस्ड हैं वो रेजिस्ट करती हैं, और इसके लिए एक लॉन्ग मूवमेंट, एक लॉन्ग स्ट्रगल चला था। दैट वाज नर्मदा बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट के अंडर हुआ ये था कि मेधा पाटकर की लीडरशिप में जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रगल किया, और ये स्ट्रगल इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ, और इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो हमको इस डैम बिल्डिंग के लिए फंडिंग करने वाले थे, उन्होंने अपनी फंडिंग रोक दी। आप समझ पा रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक मूवमेंट चला अगेंस्ट दिस डैम बिल्डिंग। ये मूवमेंट इतना पॉपुलर हुआ, इंटरनेशनलाइजेशन हो गया इसका, कि जो फंडिंग करने वाली थी दो इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हमको फंडिंग करने वाले थे, उन्होंने फंडिंग रोक दी। तो रेजिस्ट होता है, लेकिन हाँ, दोनों ही बातें हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। हम यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं डीमेरिट्स आपको ज़्यादा बताऊँगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने ट्राइब्स को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, मान लो कि आप उनको मुंबई में एक बहुत अच्छा सी फ्लैट ला के देते हैं, फिर तो ट्राइब खुश होगी, है ना। आपका ये रह सकता है कि ठीक है, हम उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कर लेंगे, खूब सारा उनको हम लोग कंपनसेशन भी दे देंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत ये है कि ये ट्राइब जो अपने मदर नेचर के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ उसमें वो एकदम एडेप्टेशन कर चुकी है, असिमिलेशन कर चुकी है अपना, वो उस सोसाइटी के साथ एडेप्टेशन नहीं कर पाएगी। इस मदर नेचर के साथ उसकी कुछ साइंटिफिक
हम लोग कैसे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, हम इसका कैसे साइंटिफिक यूज़ कर सकते हैं, वो ट्राइब्स बहुत अच्छे से जानती हैं। और मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया था कि 2004 और 5 में जो सुनामी आया था, उसमें जो मॉडर्न डेवलप्ड एरियाज थे वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, वो फोरकास्ट नहीं कर पाए, जबकि अंडमान और निकोबार की जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, जो आज भी उस नॉर्मेटिक एज में रह रही हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया और उन्होंने अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को सेव कर लिया, जबकि हम लोग उसको सेव नहीं कर पाए। तो ट्राइब्स अपनी मदर नेचर के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं, वो साइंटिफिकली उनके कैसा यूज़ किया जा सकता है वो जानती हैं, लेकिन आप उनको उससे दूर कर रहे हैं, जिसका है कि उनकी लाइफ के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और उनमें कहीं ना कहीं मार्क्स वाला, कल मार्क्स वाला एलियनेशन भी क्रिएट हो सकता है।